ये है बदलता पाकिस्तान, ये है इमरान खान का पाकिस्तान, ये है नया पाकिस्तान। इमरान खान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, झंडे फिजा में बुलंद। मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है। एक साथ मिलकर आवाज जानी चाहिए। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। ये कैमरा घुमाए। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। हाथ ऊपर। तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। और अब हम सब मिलके बुलाएंगे इमरान खान साहब को। मेरा साथ दीजिएगा। कल हम यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वां यौम तासीस मना रहे हैं। कल है सालगिरह तहरीक इंसाफ की और यहां सब हम 7 बजे इकट्ठे होंगे और कल वो मनाएंगे। लेकिन आज आप सब ने मेरे साथ मिलके हम खिताब के लिए बुला रहे हैं उस लीडर को जिसके बारे में शायर ने कहा कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। मैं यहां से बुलाऊंगा, आप वहां से रिपीट करेंगे आवाज़ें बुलंद। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पहले से ज्यादा खतरनाक है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, वजीर आजम पाकिस्तान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपने सारे कारकुनों को फिर से खुशामदीद कहता हूं। यहां मैंने खुद कल शाम जिस तरह की शाम गुजरी, बहुत मैंने एंजॉय किया। और मैं फिर अपने जितने हमारे परफॉर्मर्स थे, इब्रार, नजम शिराज, शाह जमान, और वो जो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ दी है जिसने अल्लाह ने जिसको, मरीना, मैं सबको आज फिर इंतज़ार कर रहा हूं इनको सुनने का। और मैं फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह की फैसल जावेद आपने सब ने एंटरटेन किया लोगों को। मेरा बस आपको मुख्तसर पैगाम है, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा बाद में, कि 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान में यह हुकूमत तैयार है इलेक्शंस करवाने की या नहीं। जिस तरह आपको पता है कि ये रोंदू बच्चों की तरह विकेटें उठा के भाग गए हैं, मैच खेलने से डर रहे हैं। हम इनको वापस बुला रहे हैं कि वापस आए, मैच खेलें। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि इनके सामने एक शिकस्त इसलिए है कि उन्होंने मुल्क को, जब से इन्होंने साजिश करके मुल्क की इन्होंने क़यादत संभाली, तो मुल्क के जो हालात हैं, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से मुल्क के हालात इतनी तेजी से नीचे नहीं गए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में महंगाई, जो एक तेजी से मुल्क आगे दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 6% थी, आज वो आ गई है 0.4, जिसका मतलब बेरोजगारी, जिसका मतलब कि हमारे ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं, हमारे पास सलाहियत ही नहीं है वो कर्जे वापस करने की, अगर हमारी मुल्क में दौलत में इजाफा कम हो रहा है। तो इसलिए लोग इनसे मुतनफर है और ये डरे हुए हैं इलेक्शन से। और ये इसलिए भी डरे हुए हैं कि उनको डर ये है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया और तहरीक इंसाफ, तो इन्होंने जो इतनी मेहनत से एनआरओ लिया है, उनको उसका भी डर लगा हुआ है। 1100 अरब रुपए इन्होंने अपने माफ करवा लिए हैं, तो इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं।
تو میں آج اپنی تحریک انصاف کے کارکنوں آپ کو اور اپنی ساری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اگر یہ نہ چلی اور جو آئین واضح کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اگر انہوں نے آئین کی اور سپریم کورٹ کی ان کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی، تو سارے پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہم پھر پرامن احتجاج کے لیے پاکستان کی سڑکوں پہ نکلیں گے، کیونکہ کوئی ملک نہیں چل سکتا جب اس کے آئین کی ختم ہو جاتی ہے کوئی حیثیت، کیونکہ ملک تو چلتا ہے قوانین کے اوپر اور اسی کے سے فیصلہ ہوتا ہے انصاف کیا ہے، لیکن جب آئین کی کوئی قدر نہیں ہے اس کا مطلب قانون ختم ہو گیا، اس کا مطلب پاکستان بنانا ریپبلک بن گئی، جنگل کا قانون آ گیا۔ تو اس لیے تو ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم پھر اپنے آئین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم سب سڑکوں پہ نکلیں۔ تو اس کی سب تیاری کر لو۔ میرا پیغام ساری پارٹی کو ہے، بلکہ سارے پاکستانیوں کو ہے کہ اگر اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، آپ سب تیاری کر لیں اور انشاءاللہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح اپنے ملک کی آئین اور اس کے قانون اور اس کے سپریم کورٹ کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے میں عمر ملک آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آج آپ نے نیا ایک تیار کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے ترانہ، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجئے اور پھر آپ ہمیں سنائیے سب کو۔ السلام علیکم، سب سے پہلے سب کو، خان صاحب کو، اور یہ ترانہ جو ہے یہ اسپیشلی خان صاحب کی مدر کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے خان صاحب جیسے بیٹے کو پیدا کیا، جو کہ ہمارا سوچ رہے ہیں، عوام کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن ترانہ شروع کرنے سے پہلے اسی طرح سب کھڑے ہو، کیونکہ خراج تحسین جو ہے وہ کرسیوں سے کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، بیٹھ کے نہیں دیا جاتا، تو سب کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات سب لوگ، میں عثمان السلام جو اللہ کا کلمہ ہے وہی ہم سب کے سینے میں، جو ڈر ڈر کے ہی جینا ہے، مزہ کیسا اس جینے میں۔ چلو اپنا قرض اتارو، کر دو ہانے چت چارو، تم نے تھا خان نکالا ہم واپس لائیں گے۔ اٹھ جا تو بندے آوے، قدر کر لے جو ملے آوے، نہ گولی کھاڑ تو بھی بعد ہاں پیرا تو ہلے آوے۔ اٹھ جا تو بندے آوے، بدل دے تو جو لنگے آوے، میں عثمانوں سلام کرا جنہیں خان جمے آوے۔ ہاتھ اوپر اٹھا کے یہ بات اسی طرح لا الہ الا اللہ، ہماری پارٹی کے پرچم اوپر، ہاتھ آپ کے اوپر۔ تیرے سوام کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے، ہم خوف کے بت کے سامنے نہیں جھکتے۔ اٹھ جاؤ نکلو اب تم، بتلا دو ان کو اب تم، بت خوف کے ٹوٹ گئے ہیں، دکھلا دو ان کو اب تم۔ چاہے یہ زبان بھی لے لیں، یہ ہماری جان بھی لے لیں، حق کی دیوار بنے ہم، پگھلا دو ہم کو اب تم۔ کب تک یہ سب سہنا ہے، مل کر ان کو کہنا ہے، تم اپنے تیر چلا لو، سینے پر کھائیں گے۔ اٹھ
گولی کھان تو بھی بعد بھاپیانا تو ہلے آوے تے اٹھ جا تو بندے آوے بدل دے تو جو لنگے آوے میں عثمانوں سلام کرا جنہیں خان جمے آوے خان جمے آوے. تھینک یو سو مچ. بھرپور تالیاں عمر ملک کے لیے. بہت ہی اچھے, زبردست. اچھا, آج ہمارے مہمان بھی ہیں اور وہ بھی عمران خان صاحب سے سوال کریں گے. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا سمیع ابراہیم صاحب تشریف لائیے. احتشام بھائی, آپ بیرسٹر احتشام تشریف لائیے. صدیق جان تشریف لائیے. بھائی صدیق جان کے لیے بھرپور تالیاں. احتشام, تالیاں. سمیع ابراہیم صاحب جی. جی میرے عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے, جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں, بلکہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی بہت سی شخصیات, بہت سے اداروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے سب کو کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نہیں آنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے. لیکن یہ ایک بہت زیادہ خوف ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ بہت سی آئینی اور انتظامی عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے, کوئی تبدیلیاں کریں گے. یہ سب سے بڑا خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں صدیق, پہلے تو آپ کی میں دلیری کو اپنی سارے کارکنوں کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جس طرح آپ کو اٹھایا گیا اور صرف اس لیے کہ آپ میں وہ جرت ہے سچ بولنے کی اور سٹینڈ لینے کی, اور اس کے لیے آپ کو انہوں نے کوشش کی ڈرانے دھمکانے کی. جو ان کا طریقہ ہے وہ جو کالی ویگو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھا لیتے ہیں رات کو. دیکھیں میں سارے سسٹمز دنیا کے دیکھے ہوئے ہیں. کامیاب سسٹم وہ ہیں جدھر ادارے مضبوط ہیں. ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب اداروں کے اندر میریٹوکریسی ہوتی ہے اور اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا. ہم ادارے مضبوط کریں گے. سارے ادارے ہیں, یعنی عدلیہ کا ادارہ ہے, فوج کا ادارہ ہے, بیوروکریسی ہے, پولیس ہے. ان سارے اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ملک چلے گا. اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے کوئی عمران خان بڑے بدلے لے گا. ہوئے تو بڑے بڑے غلط کام ہیں. ہمارے دور میں جو 1 سال میں ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے وہ تو بہت ہے. لیکن میں آج آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی بدلے نہیں لینے, لیکن ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے. ہم وہ پارٹی ہے جو اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہی. ہم نے یہ ملک کو یہ جو جس دلدل میں پھنس گیا ملک, اس کو نکالنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو میں آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, حقیقی آزادی آتی کیسے ہے؟ جب لوگوں کو انصاف ملتا ہے, جب ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بنیادی حقوق کو ان کے انصاف کا نظام اس کی تحفظ کرتا ہے, لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں یہ نہیں بدلے لینے کی, پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کا. قانون سے اوپر کوئی نہ ہو. کوئی آ کے ملک چوری کرے اور کیونکہ وہ طاقتور ہے وہ NRO نہ لے لے, اپنی ساری چوری معاف کروا لے کیونکہ وہ طاقتور ہے. یہ سسٹم کے خلاف ہماری جنگ ہے. اور یہی میری تحریک آج سے 27 سال پہلے تھی کہ انصاف کی تحریک مطلب رول آف لا. تو ہمارا تو یہ مقصد ہے. جی السلام علیکم. عمران خان صاحب, بیرسٹر احتشام امیر الدین ہیر, اینکر پرسن سنو ٹی وی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود کو سفیر کشمیر کہتے تھے, اور 5 اگست 2019 کے بعد ریاست پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے. جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ریووک کیا,
اس کے بعد سے ابھی تک پاکستان کے یا اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 8 سال میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر خارجہ اس نے بھارت کا دورہ نہیں کیا، لیکن ہمیں خبر ہی ابھی آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں ریاست پاکستان کے، وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے، جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد، اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے، تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا؟ آئی ایم آسکنگ دس کوشچن، آئی نو دیر آر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھوں۔ جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے، ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی، کیونکہ وہ سوورن ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی لی نا۔ اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا، ان کا نظریہ ہوتا اپنا پیسہ بچانا۔ اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں۔ ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑے وہی آپ کے اوپر ملک میں بمباری کر رہا ہے، اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے۔ لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا۔ ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو باہر اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی۔ تو وہ جب ان کی پراپرٹیز ان کی پرائیورٹی ہے، اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان جائے گا، ہم نے کیوں، میں تو ہندوستان ان سب سے بہتر جانتا ہوں۔ ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے، کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں، لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لے لی، اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ہندوستان آج سٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا، ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے
इंटरेस्ट, ذاتی इंटरेस्ट के लिए आप हिंदुस्तान से नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं खान साहब समी इब्राहिम, बोल्ड टीवी में एंकर हूं। सबसे पहले तो ये जो लोग यहां पर बैठे हैं, इनका जुनून देख के, इनका जोश देख के मैं ये मजबूर हूं कहने पे कि अब ये जो जुनून, इसको कोई नहीं रोक सकता। और लोग खान साहब आपको मुस्तकबिल का वजीर आजम मान चुके हैं, आप दिलों के वजीर आजम तो हैं, आप बहुत जल्द पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं ईद पर अभी, क्योंकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट झंग से है, शोरकोट एक छोटी सी जगह है, मैं वहां पर गया। आप यकीन करें, जब मैं ईद पढ़ने गया, रास्ते में बुजुर्गों से मिला, दो बातें की मुझे हर बंदे ने। एक तो उन्होंने कहा कि आप वादा करें कि आप कभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा ये वादा करें कि आप अरशद शरीफ का खून नहीं भूलेंगे, उसे माफ नहीं करेंगे। और फिर हर बंदे ने यह कहा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती होगी, हम तो ना उनसे मिल सकते हैं, ना उन्हें टीवी के अलावा देख सकते हैं, आप प्लीज हमारी तरफ से उन्हें दुआएं दीजिएगा, सलाम दीजिएगा और कहिएगा कि हम आपकी एक अपील पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये वो अमानत थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अब एक मेरा सवाल है आपसे। इस वक्त पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और आपकी तरफ देख रही है। ये जो हुकूमत है पीडीएम की, इन्होंने जजेस के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की है, उमर अता बंदयाल खास तौर पर उसका निशाना है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो वकला की कम्युनिटी है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और पाकिस्तान के अवाम, आप उन्हें कब कॉल देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाहर निकलें, इन जजेस की इज्जत के लिए बाहर निकलें? क्योंकि जजेस के पास तो सिर्फ सॉफ्ट पावर है और असल में ताकत तो अवाम की होगी जिस पर वो इलेक्शन करवाएंगे। जी सभी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पहले भी कह बैठा हूं कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आइन की अवाम के सामने इंटरप्रिटेशन करें कि आइन क्या कहता है, तो इसका मतलब कि अगर ये इस खौफ से कि इमरान खान आ जाएगा तो लिहाजा इलेक्शन ही ना करवाओ और आइन के खिलाफ चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएं, तो आज मैं सारी कौम को कहता हूं, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय सड़कों पर निकल के एहतजाज करें। क्योंकि अगर आपने एहतजाज ना किया, इसका मतलब कि पाकिस्तान का आइन खत्म हो गया। जब आइन खत्म होता है, मुल्क खत्म हो जाता है। उसके बाद तो जो ताकतवर फैसला करेगा कि आइन की कौन सी शिक माननी है और कौन सी नहीं माननी, तो जंगल का कानून हो गया। तो ये तो आपने सबने, सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, हर वो पाकिस्तानी को मैं कह रहा हूं आपको निकलना पड़ेगा जिन्होंने पैसा चोरी करके बाहर मुल्कों के अंदर डॉलर्स नहीं रखे हुए, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, उन सबको निकलना पड़ेगा। और ये अगर हम नहीं निकलेंगे, हम इन बड़े ताकतवर लोगों के दरिंदों के गुलाम बन जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि अभी भी जब ये इंसाफ नहीं देते, तो असल में जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वहां ताकतवर कानून से ऊपर होता है और कमजोर को इंसाफ नहीं मिलता, वो माशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो टेस्ट केस आ गया पाकिस्तान के लिए। और मैं अपने सहाफियों को, तीनों, एहतशाम, सिद्दीक, आपको और आपको सभी, देखें सहाफत के अंदर भी ना वो लोग होते हैं जो मुजाहिद होते हैं, जो राय हक पे खड़े होते हैं, जो स्टैंड लेते हैं, जो हर किस्म की मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं राय हक के लिए। उनका रुतबा और होता है, उनकी सहाफत इबादत में चली जाती है। जैसे एक पॉलिटिशियन होता है जो अपनी जात के लिए आता है, थाना कचहरी पैसे बनाता है, पटवारियों से, पीडब्ल्यू के फंड से रिश्वतें लेता है, उसका। और जो दूसरा एक पॉलिटिशियन आता है कायदे आजम की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह, जो अपनी इंसानियत के लिए, अपनी कौम के लिए खड़ा होता है, उनका रुतबा फर्क होता है। कायदे आजम की जो पॉलिटिक्स है वो इबादत में चली जाती है,
جو ذات کے لیے نہیں ہوتی. اور اسی طرح جس طرح آپ کی صحافیوں کی، اسی طرح وہ ڈاکٹر جو اپنا ٹائم دیتا ہے، مفت مریضوں غریبوں کا علاج کرتا ہے، اور دوسرا ڈاکٹر جو پیسے بنانے لگا، ان کا رتبہ فرق ہوتا ہے. تو ہمارا تو اللہ نے جو دین دیا ہوا ہے، جو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا ہر وقت 5 وقت نماز میں، تو وہ سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بھی نعمت سے اللہ آپ کو نوازے، اس کو جب آپ انسانیت کے لیے خرچ کرتے ہیں اس نعمت کو، تو وہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. تو میں آپ تینوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بھرپور تالیاں. بہت بہت شکریہ. نجم شراز سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور ایک عارفانہ کلام ہمیں سنائیں. عمران خان صاحب، کون سا عارفانہ کلام پہلے ہم سنیں؟ میرے خیال میں جو اپنے کارکنوں کو دیکھ رہا ہوں اس وقت، ان کو ایک اللہ ہو کا ڈوز چاہیے. اللہ اوور ٹو نجم شراز. بھرپور تالیاں. بسم اللہ کرے، بسم اللہ کرے. تیار ہیں سارے؟ تو پھر اس کونے سے اس کونے تک ہاتھ نظر آئیں گے سب کے. دل کر پکاریں گے اپنے رب کو.
शुक्रिया फैसल। बहुत बहुत शुक्रिया नजम शराज के लिए। पुरजोर तालियां, पुरजोर तालियां, पुरजोर तालियां। जी अब हम बचाओ बचाओ, अरे अरे कोई मुझे अली अरे। अमीन गंडापुर से बचाए, अरे बचाओ। ये फजल रहमान, आप इधर क्या कर रहे हैं और इतना डर क्यों रहे हैं? भाई ये अली अमीन गंडापुर मेरी ख्वाबों में आके मुझे डराता है, मुझे जीने नहीं दे रहा, मुझे खा जाएगा। लेकिन अली अमीन को तो आपने कैद में रखा हुआ, फिर क्यों डर रहे हो इतना? अरे वो कैद कहाँ है, अरे वो पता नहीं कहाँ से निकल के मुझे ख्वाबों में आके डराता है और मुझे करता है बाऊ। ये बताएं कि आप हंसे थे, उनके जो बाल काटे गए आप उस पर हंसे थे बहुत ज्यादा, क्यों? फैसल भाई, हमने उनके जो बाल काटे थे ना, वो इसलिए काटे थे ताकि उनका खौफ खत्म हो जाए, लेकिन हमारा अंदाजा गलत हुआ। अरे उसका खौफ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका खौफ तो और बढ़ गया। जैसे ये आपका कप्तान इमरान न्याजी कहता था ना, मैं इक्तदार से निकल के और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अरे वो तो बिल्कुल हो गया। अब तो गंडापुर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया। आपने अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी अरे पार्टी, अरे अरे पार्टी से याद आया, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं? आप हमारी पार्टी में क्यों आना चाहते हैं? आपकी तो हुकूमत जो है उसमें तो डीजल जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। देखे आप मुझे डीजल न कहें, अगर हम डीजल होते तो कोई भी सिगरेट जलता हुआ हमारे ऊपर फेंक देता और हम जलकर भस्म हो जाते। हाँ, ये आप बिल्कुल हमें डीजल मत कहें, वरना हम आपके जनरेटर बंद करवा देंगे, फिर क्या करेंगे? इनके लिए भरपूर तालियां जो इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया। जी सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल की तरफ जाने से पहले आज क्योंकि ड्रॉज पहले हो चुके थे और नाम हैं जो निकले हैं ड्रॉज में, वो ले आइए मेरे पास ताकि मैं आपसे सवाल का कह सकूं। फरहाना सईद जी सवाल कीजिए। जी फरहाना सईद, कैमरा उधर ले जाइए जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं फरहाना सईद फैसलाबाद सिटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ इस टाइम, और दूसरा मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तो मैं कोई 20 साल से एजुकेशन से रिलेटेड हूँ और एक अदारा चला रही हूँ, मैट्रिक तक एक स्कूल जो है मैं रन कर रही हूँ कुछ अरसे से। तो पहला क्वेश्चन तो मैं एजुकेशन के हवाले से आपसे करूँगी सर, कि पहले भी आपने कुछ रिफॉर्म्स की सिलेबस के हवाले से, लेकिन अभी जो है अब हम समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे इदारों का वो लेवल नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म ना हमारे स्टूडेंट्स के अंदर है और ना ही हमारे टीचर्स के अंदर है। तो जब हमारा स्टूडेंट यहाँ से हमारे इदारों से पढ़ के जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत, आप उसे कहें कि वो उस तरीका से उसको कंसीडर नहीं किया जाता, फेलियर है वहाँ पे। तो स्किल्स एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, सेकेंडली उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसके हवाले से आप क्या रिफॉर्म्स लाएंगे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म्स हैं दो हैं। एक तो जो हमने पूरी कोशिश की कि एक सिलेबस हो पाकिस्तान में, ये जो अंग्रेजों की गुलामी का बनाया हुआ सिस्टम कि थोड़े से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम, तो कोई 8 लाख बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, बाकी कोई 3 करोड़ बच्चे उर्दू मीडियम, और उसके बाद 25 लाख बच्चे दीनी मदरसों में जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि एक सिलेबस हो सारे पाकिस्तान में जो दुनिया में होता है। तो हमने 5 क्लास तक तो एक सिलेबस पे हम आ गए थे, और इसके ऊपर और मेहनत की जरूरत है। दूसरा, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, ये तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक इनको एक, जिस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलती हैं, मसलन जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी चलती है, जिस तरह और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलती हैं, वो चलती हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नीचे। वो चलती हैं जिस तरह कि अगर कोई टीचर अच्छा कर रहा हो तो उसको आप ज्यादा तनख्वाह देंगे, प्रोफेसर कोई हो तो साइंस उसको ज्यादा मिलेगी, वो मार्केट रेट पे चलती है।
शौकत खानम का मैं आपको मॉडल बनाता हूं. शौकत खानम क्यों माशाल्लाह माशाल्लाह कामयाब है? क्योंकि एक बोर्ड बैठता है और वो सिर्फ मेरिट पे फैसले करता है. वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं है उस हॉस्पिटल में. इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. वो बोर्ड बैठता है, वो सबका देखता है, परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, जो अच्छा कर रहा है, जो बुरा है, सजा और जजा है. तो इस तरह उनकी क्वालिटी ऊपर जाती है. हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका मसला ये हो गया है कि यहां एक सिस्टम ऐसा बन चुका है जिधर सजा और जजा नहीं है. यानी अगर कोई टीचर बुरा भी पढ़ा रहा है और आ भी नहीं रहा, लेकिन वो भी तनख्वाह ले रहा है और जो मेहनत कर रहा है वो भी ले रहा है, तो ये सिस्टम चलते नहीं है. हमने ये हॉस्पिटल्स में पहले कोशिश की, पख्तूनख्वा में, यहां पंजाब में थोड़ा सा, कि इधर भी इनको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बन के ये ऑटोनमस चले. ये प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा, ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूं कि वो अपने फैसले करें जिस तरह प्राइवेट. क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा बेहतर है? क्योंकि वो फैसले सजा और जजा पे करते हैं. गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस में सजा और जजा नहीं होती, वो इसलिए नीचे चले जाते हैं. कई बड़ी अच्छी चलती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ज्यादातर ये जो आप देखते हैं यहां सिफारिशी, यहां मेरिट नहीं होता, तो ये मसला है. तो हम ये इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सारा जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर मेरिट आ जाए. और आप ये देख लेंगे कि अगर आप सिस्टम के अंदर मेरिट ले आएंगे, सजा और जजा ले आएंगे, ये सब इंस्टीट्यूशन ठीक चलना शुरू हो जाएंगे. पाकिस्तान का मतलब क्या? हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा. और अब खराजे अकीदत पेश करने के लिए जिले शाह शहीद को बरीना यहां पे मौजूद हैं. बरीना, आज आप एक बार फिर यहां पे मौजूद हैं और आज आप तो तैयार करके भी लेकर आई हैं तराना, तो आप हमें सुनाइएगा. खराजे अकीदत पेश कर रही हैं जिले शाह को. आप अस्सलाम वालेकुम.
उसका लहराता था। एक बात बता दो बस मुझको, किसको नुकसान पहुंचाता था। खून इसका रंग लाएगा, ये जुल्म का दौर अब जाएगा। इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू, इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू, इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू। कप्तान का आशिक था जिल्ले, हाय मार दिया तुमने मिलके। उजड़ा वो घर जो हंसता था, कप्तान का आशिक सच्चा था। कप्तान के नगमे गाता था, झंडा उसका लहराता था। एक बात बता दो बस मुझको, किसको नुकसान पहुंचाता था। खून इसका रंग लाएगा, ये जुल्म का दौर अब जाएगा। इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू, इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज़िल शाह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अगला सवाल लेते हैं। अब आपकी जेंट्स की साइड की बारी है। मोहिबुल्ला, आपका नाम निकला था। मोहिबुल्ला जी, माइक ले जाइए और सवाल कीजिए। मोहिबुल्ला वहां के हैं, उनके पास माइक ले जाइए जल्दी से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मोहिबुल्ला वहां पे है, उनके पास माइक ले जाइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान आपको सलाम करते हैं। मैं बाजावल से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो पाटा में जंग लड़ी है पहले इन हुकूमतों से पहले, आपकी हुकूमत में जब आया था तो बहुत खुशहाली थी। अब वापस हालात ख़राब हो रहे उधर, ऐसा क्या वजह है कि हालात ख़राब हो रहे उधर? आपके इक़्तिदार से चला गया ना तो हालात भी खराब हो गया, ऐसा क्या वजह है? हम लोगों को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं उधर और हमें अमन नहीं दे रहे। यही सवाल था मेरा। शुक्रिया मोहिबुल्ला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये जो इस वक्त पुराने फाटा के अंदर जो मसले हैं, ये हल तब होंगे जब हम जो दहशतगर्दी जो अभी ये यानी पिछले चंद महीने में शुरू हुई है, इसके ऊपर सब बैठ के पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, वो जो हमारे फाटा में रहने वाले हमारे पॉलिटिशियंस, बड़े मशरान, सब बैठ के इसके ऊपर एक मुज़ाकरात और मुशावरत की जरूरत है। ये मसला हल हो सकता है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है ये जो दहशतगर्दी का है। लेकिन दूसरा जो मसला की आप बात कर रहे हैं वो है इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी बहरान आया हुआ है। ये सारे पाकिस्तान में इस वक्त जो पैसा खर्च कर रहे थे हम पुराने फाटा के अंदर, जो वहां तब्दीली आ रही थी, जो सड़कें बन रही थी, जो स्कूल वगैरह, जो जितनी हम इन्वेस्टमेंट की कभी पहले हुई नहीं, तो वो वापस फंड्स अब कट कर दिए हैं। जो फाटा के जो पैसे आने थे वो जब से हमारी गवर्नमेंट गई है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने उसके ऊपर कब्जन लगा दिया है। इसलिए जो आप पहले देख रहे थे जिस तरह की खुशहाली, वो नहीं अभी आ रही। तो इंशाल्लाह इसकी फिक्र ना करें, अल्लाह मौका देगा फिर से, और ये सारा इलाका जो है इसके ऊपर हम माशी तौर पे भी और ये जो मसला दहशतगर्दी का ये भी हल कर देंगे इंशाल्लाह। और अब आगे बढ़ते हैं। तेरा पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। लेडीज वाली साइड पर आते हैं। ये नाम निकला था उमैरा। उमैरा जी सवाल कीजिए, कैमरा ले जाइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं उमैरा लाहौर से आपकी अदना सी कारकुन हूँ।
خان صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ریزرو سیٹس کا کیا کرائٹیریا ہے خواتین کے لیے، کیونکہ بہت ساری پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا چاہتی ہیں، انڈیپینڈنٹلی آنا چاہتی ہیں، تو کیا آپ اس کے لیے جو جن خواتین نے پیپرز جمع کروائے ہیں ان کے انٹرویوز کریں گے، اور کیا کرائٹیریا، اور آگے آ کے بھی جب آپ انشاءاللہ جب وزیر اعظم پاکستان بنیں گے تو خواتین کے لیے کیا ایسی اصطلاحات کریں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں انڈیپینڈنٹلی؟ جی شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پہلی دفعہ میں سب کو انٹرویو کروں گا. اس سے پہلے میں نے کبھی انٹرویوز نہیں کیا ہے، تو مجھے پورا وقت تو نہیں ملا، لیکن میں نے تقریباً 1000 کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کیا، لیکن وہ مجھے ٹائم نہیں ملا باقیوں کا کرنے کا. چاہتا تو میں سب کا انٹرویو کرنا ہے. اب خواتین کا میں انٹرویو خود کروں گا، اور میں آپ کو بھی بتا دوں کیا کیا کرائٹیرین ہوگا. سب سے پہلے پارٹی کی وفاداری، کہ کتنی دیر پارٹی میں ان کا کتنی دیر رہ چکی ہیں اور ان کا کتنی وفادار رہ چکی ہیں. دوسری چیز کہ کیا وہ اسمبلی کے اندر جا کے کنٹریبیوٹ کریں گی، کیونکہ اسمبلی جو ہوتی ہے جو پروونشل یا نیشنل اسمبلی، اس کے اندر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایم پی بن جائیں لیکن آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے اسمبلی میں. اور میں یہ کہوں گا کہ پنجاب اسمبلی میں ہماری خواتین کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن تھی، تو یہ میں ضرور کہوں گا. تو وہ ہم سارا نوٹ کر رہے ہیں کہ جن کی کنٹریبیوشن تھی اور کئیوں کی نہیں تھی تو وہ ہم چینج بھی کر دیں گے. اور یہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں دونوں کا. پھر ایک تیسری کیٹیگری ہے ٹیکنوکریٹس کی، کہ جن کی کسی ایک شعبے کے اندر اسپیشلائزیشن ہے. تو کیونکہ وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اسمبلی کے اندر، جتنی بھی آپ کے پاس ایریا اسپیشلسٹ اگر کوئی ہیں تو ان کو ضرور لانا چاہیے، کیونکہ پھر وہ بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اسمبلی میں نہیں، ان کو ہم کمیٹیز میں لے سکتے ہیں، ان کو اور بڑی جگہ ہم پلیس کر سکتے ہیں. تو بیسکلی 3 کرائٹیرین ہیں. اور اب تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، مزید سوالات بھی ہیں، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. میں درخواست کروں گا ناظم شراز آپ سے، ابرار الحق بھی پہنچنے والے ہیں، آپ تشریف لائیے. اور کل آپ نے ایک سنایا تھا پہلے بہت ہی کمال کا عارفانہ کلام، حسبی ربی جل اللہ، اس کا مطلب بھی بتائیے گا اور سمجھائیے گا، اور پھر ہم وہ سنیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس خان صاحب سوال رہتے ہیں، ایک سوال رہتا ہے خواتین کی سائڈ سے اور 2 سوالات رہتے ہیں جینٹس کی سائڈ سے، وہ ہم تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. جی یہ کل ہم نے ایک نیا ترانہ اپنے کارکنان کے جذبات کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جس طرح وہ ڈٹے رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، سو یہ جو شروع کے ورڈز ہیں حسبی ربی جل اللہ، کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے. حسبی ربی جل اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اللہ عظیم ہے. ما فی قلبی غیر اللہ، اور میرے دل میں کوئی غیر اللہ، اللہ کا غیر نہیں ہے. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سو تمام کارکنان کے نام اور کارکنان کا جذبہ نظر آئے گا، کیونکہ تھوڑا سا ہائی انرجی ہے اس کے اندر. آپ کے اندر انرجی کم تو نہیں ہوئی؟ آواز آئے گی سب کی؟ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. نو نو نو، حسبی ربی. تیار ہیں؟ جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. توڑیں گے سب زنجیریں، بدلیں گے ہم تقدیریں، کر لو جو بھی تدبیریں، ڈٹ کے کھڑے ہیں جیتیں گے. توڑیں گے سب زنجیریں، بدلیں گے ہم تقدیریں، کر لو جو بھی تدبیریں، ڈٹ کے کھڑے ہیں جیتیں گے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اس دھرتی پہ قربان ہوئے کتنے ہنسی میرے نوجوان، غازیوں شہیدوں کے لہو سے ہی ہے جاویداں.
आजादी के मत वाले, कदरों को हम संभाले, डट के खड़े हैं जीतेंगे, तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, ज़ौक़े यकीन पैदा हो तो कट जाती है तकदीरें। काम न आएगा तेरा महलो मकान, आजादी का सौदा करके बनता है गुलाम, रब को सजदा 100 सजदों से करता है आजाद, ईमान की ताकत से होगा मुल्क ये आबाद। या अल्लाह मदद। या अल्लाह मैं कहूंगा या अल्लाह और आप कहेंगे मदद मेरे साथ मिलके। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, तेरी मोहब्बत की खातिर दुनिया से मैं लड़ जाऊं, तेरे गमों को मैं ले लूं, मर के भी मैं तर जाऊं, तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे, तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे, तोड़ेंगे जंजीरें, बदलेंगे حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ڈٹ کے کھڑے ہیں جیتیں گے لا إله إلا الله ڈٹ کے کھڑے ہیں جیتیں گے لا إله إلا الله ڈٹ کے کھڑے ہیں جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے. ہاتھ اوپر لاہور.
प्ले पहले भाई। अच्छा जी, अब सवालों की तरफ चलते हैं। क्या कमाल एनर्जी है आप सब में, माशाल्लाह। और कल की तैयारी रखे, कल यहाँ जबरदस्त जश्न मनाएंगे हम। 27वां योम तासीस पीटीआई की बर्थडे है कल, आप सब आएंगे? कल हम इमरान खान साहब की जो जद्दोजहद 27 साल का सफर, इस पे भी बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अब बारी है जेंट्स की साइड से, और नाम इनका निकला था इब्राहिम। इब्राहिम जी, कहाँ है इब्राहिम? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट कटक तहसील जान गांव कुंदराला। सर खान साहब, मेरा ये सवाल है कि आपने हमेशा बात की है कि मैं बैकवर्ड एरिया को उठाऊंगा, तो हमारा एक्स जो पीएम था वो भी बैकवर्ड का था, तो आपकी टीम और आपकी जो टीम है, आपकी सीएम ने बैकवर्ड एरिया के क्या काम किया और नेक्स्ट क्या प्लान है बैकवर्ड एरिया के लिए? हमारा अभी तक बेसिक जो बिजली है वो भी हमारे इलाके में नहीं है, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमने पूरी कोशिश की, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हम पैसे खर्च करें उन इलाकों में जो पीछे रह गए। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा फाटा के अंदर जो पीछे रह गया उधर खर्च किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा बलूचिस्तान में खर्च किया। कभी इतना बलूचिस्तान में पैसा नहीं गया जो हमारे दौरान में गया। और फिर जो ये सबसे पासमानदा पंजाब का इलाका डीजी खान, इधर हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। राजनपुर, ये सब पासमानदा इलाके हैं, पीछे रह गए। लेकिन हर इलाके जो पीछे रह गया उसको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में आप सारा और कई इलाके की मैं बात कर रहा हूं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं वहां पीछे रह गए हैं। और फिर से मैं कहता हूं, फाटा के अंदर जो हमारे साथ जम हुए हैं, पुराना फाटा था, उधर भी बहुत पासबंदगी थी। और साउथ पंजाब के अंदर वहां भी पीछे, और अंदरून सिंध में खास तौर पे, अंदरून सिंध में बहुत ज्यादा गुर्बत है। और लेकिन मुश्किल यह है कि वहां जो इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो तकरीबन 15 साल से हुकूमत है, लेकिन उन्होंने बजाय अपने पैसा खर्च करने के लिए अंदरून सिंध में, उनका ज्यादातर पैसा लॉन्चेस में दुबई चला जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का कोई इलाका पीछे ना रहे। और ये जो हम पैसा जब खर्च करते हैं, डेवलपमेंट फंड्स की आप बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड हो, देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट में पासबंदगी कितनी है और उसके मुताबिक ज्यादा पैसा उन इलाकों में खर्च करें जो पीछे रह गए। अच्छा जी, एक अगला सवाल जो है वो, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा मियां मोहम्मद इकराम साहब से कि वो उनको माइक दें। मियां मोहम्मद इकराम साहब सवाल के लिए। जी मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, मैं पहले अपना तारुफ करवाऊंगा। मेरा नाम इकराम है, मैं गोयरे से तल्लक है मेरा, और मैं 87 कारकुन भी हूँ। 1987 से मैं बेनजीर के साथ रहा, और उसके बाद जब जद्दारी की हुकूमत आई तो मैंने ये इसको खैरबाद कर दिया। फिर मैं दुनिया से दूर हो गया, मैं एक फकीरी की जिंदगी बसर करने लगा। लेकिन जब आपसे मैंने सुना उम्मत के बारे में, दीन के बारे में, तो मैंने शौक पैदा हुआ कि मैं आपके साथ आपकी कमान में कुछ कर सकूं। तो मैंने ये 2 बुकें जब 28 फरवरी को, सॉरी 28 रमजान को मैं आपके शहर में आया, तो मैंने ये 2 दी है आपके, उसका नाम है शेर भाई, उनको मैंने दी है। एक ये मेरी सीवी है और दूसरी मेरी जद्दोजहद है। वो मेहरबानी करके आप उसका मुतालिया करें। अगर मेरी जरूरत हो, मुझे जरूरत नहीं है, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि सर, मैं सबके लिए ये करना चाहता हूं कि निजाम से माशरा कायम होता है या माशरे से निजाम कायम होता है, जरा उस पर रोशनी डाल के इन सबको बता दें। देखें, मेरी जो 27 साल, कल इंशाल्लाह 27 साल हो जाएंगे, तो ये जो जदोजहद है ये शुरू हुई थी
इंसाफ की तहरीक। तो जो आपने अभी बात की ना कि क्या निज़ाम ठीक करके एक माशरा होता है या पहले माशरा ठीक होता है और वो निज़ाम ठीक करता है? माशरा वो जब तक उसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर नहीं रखी जाती, और ये आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो खुशहाल मुल्क हैं वहां इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, और जो गरीब मुल्क है वहां नहीं है। तो वो ये नहीं कि लोग गरीब मुल्कों में उनको समझ नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा बन जाता है, जो ताकतवर है वो इंसाफ आने नहीं देता। वो क्यों नहीं आने देता? क्योंकि वो एक सिस्टम से फायदा उठा रहा है, वो कानून के ऊपर है, वो एनआरओ चोरी करके ले सकता है। तो वो जो ताकतवर है फिर वो जकड़ देता है, एक माशरे को आजाद होने ही नहीं देता। और आजाद होने का कैसे नहीं देता? इंसाफ नहीं आने देता। सो जो आपने बात की ना कि एक दफा आप इंसाफ कायम कर देते हैं तो वो माशरा खुद ही ऊपर आ जाता है, आजाद हो जाता है, और वो फिर माशरे को, इंसाफ एक माशरे को बनाता है। और दूसरी चीज है फलाई रियासत, जिधर एक रियासत में रहम होता है कमजोर के लिए। ये दो चीजें एक माशरे को ठीक करती हैं, माशरे को उठा देती हैं। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इन दो चीजों से कौम को दुनिया की इमामत करवाई थी, मुसलमानों को। हमारा भी अब आज यही इश्यू है कि हमारा इंसाफ का निजाम उधर तक गिर चुका है कि कोई किसी के हकूक नहीं है, कोई किसी को उठा के जेल में डाल दो, मारो पीटो, तशद्दुद करो, और बड़े बड़े डाकू चोरी करके भी उनको वो चोरी माफ करवा लेते हैं। तो ये निजाम नहीं चल सकता। तो जो आपकी बात है कि बिल्कुल जब एक दफा आप इंसाफ कायम करते हैं वो माशरा तब्दील हो जाता है। एक चीज देखें, यहीं से पाकिस्तानी दुबई भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं ना, वो वहां कोई फ्रॉड करते हैं, वो लाइनों में भी खड़े हो जाते हैं, वो कानून पे भी चलते हैं, वो टैक्स भी देते हैं, वो माशरे का हिस्सा भी बन जाते हैं। क्योंकि माशरा, एक माशरे का निजाम लोगों को ऑटोमेटिकली सीधी तरफ लगा देता है। लेकिन जब वे लोग ये देखते हैं कि इंसाफ ही नहीं है तो वो फिर सारे कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप कानून पे चढ़े आपको पूछता कोई नहीं है। ये मसला है। अच्छा जी, दत्ता पुख्ताना दे सुले गुनते वाया 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 मंजूर नदी ताव शप मैदान दा तणो संदर वाया वाया द खुग जड़गी अरमान रावड़ा ब्याह पलो मैनो ता द गुल पशान जानन रावड़ा वीरे द बहार रावड़ा जान सर गुलान रावड़ा राशा पुख्तन ख्वा के दस पर लो संदर वाया 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 द पुख्तनो संदर वाया 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 द पुख्तनो अबरारुल हक रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाले हैं। मलीहा, आप कुछ तैयार करके लाई हैं, आप सुनाइएगा। मलीहा, भरपूर तालियां जी मलीहा के लिए। सबसे पहले खान साहब आपको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। सबसे पहले खान साहब आपको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। पीटीआई दिए वारी, पीटीआई दिए वारी, नून लीग हार गई, पीपी पज गई ए सारी, नून लीग हार गई, पीपी पज गई ए सारी, कप्तान तो मैं वारी, कप्तान तो मैं वारी, पीडीएम दी खैर नहीं होनी ये बड़ी ख्वारी, रोटी पंजियां दी 35 दा नान, रोटी पंजियां दी 35 दा नान, एक बारी फेर चली हाय नानी सर्जरी करान, हाय अल्लाह चोरां नू मैं फेंटी लावा ते मैं हसदी जावा, चोरां नू मैं फेंटी ला
सीधी जावा पीएम बनेगा खान लाडला मैं ते बस ए जाना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के खान नु मैं जिताना सर्जरी करा के की करना है नानी नु समझावा पीएम बनेगा खान लाडला मैं ते बस ए जाना खान जनून 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 थैंक यू तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान हाथ ऊपर मेरी जान है फर्ज जोली जान है तू मेरा ईमान है हाथ ऊपर एक साथ मिलके लाहौर। तू भी पाकिस्तान अच्छा कल यौम तासीस मना रहे हैं, कल आपके लिए सरप्राइजेस भी हैं, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूं, कल आ रहे हैं यहां साइंस जहूर आ रहे हैं कल यहां, और बाकी साथी भी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम सुनेंगे फर्द जोली नजम शिराज से। मुझे तो नहीं लगता कि फर्दो झोली पसंद है सबको फर्दो झोली। अल्लाह अकबर, ये तो सारे आशिक रसूल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बचपन से सुनते हुए हम बड़े हुए, तो आइए फिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया नजम शहनाज के लिए भरपूर तालियां। अच्छा जी, अब आपसे थोड़ी थोड़ी बातें हो जाए। नाम क्या आपका? सैयद उज़ैफा शाह। सैयद उज़ैफा शाह। कहाँ से हैं आप? लाहौर गुलशन रावी। लाहौर गुलशन रावी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान के लिए आए हैं। खान साहब ये बच्चा, अच्छा आपका क्या नाम है? शारिफ शकील। इधर है, सामने 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 सामने। वो संगे गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़्म में जहां में खाएंगे, या खूह में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको, हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नात पढ़ूंगा, आप लोग ने मेरे साथ बोलना है। जब अल्लाह आएगा तो आप लोग ने मेरे साथ बोलना है। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, मेहरबा वो कौन है, क्या उनकी शान है, सब दिलों की जान है, सब दिलों की जान है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। अल्लाह भरपूर तालियां। और अब उमर मलिक से हम सुनेंगे एक तराना। हाथ ऊपर करके नवाज उठो, शहरी का डाल टाइम हो गया है। शहरी करने में 15 मिनट बाकी है, शहरी कर लो। ना भागेंगे ना घबराएंगे, हर खतरे से हम लड़ जाएंगे। वो मुश्किलें चाहे हजार, ना ये कदम लड़खड़ाएंगे। इनको बताएंगे, करके दिखाएंगे, जीत की खुशी में फिर ये गीत गाएंगे। जवानियां लुटाएंगे, जान को हिलाएंगे, गीत की खुशी में फिर ये गीत गाएंगे। जवानियां लुटाएंगे, जान को हिलाएंगे, गीत की खुशी में फिर ये गीत गाएंगे। ये इस तरफ हाथ उठा के पीछे से भी भंगड़ा डाल के मेरे साथ। जब भी पुकारेगा निकलेंगे हम, रोके कोई हमें किसमें है दम। इश्क आजादी चढ़ा हमें, शेलिंग के धुएं में नाचेंगे हम। वोट से अपने लाएंगे हम, खान फिर से पीएम बनाएंगे हम। तुमको बताएंगे यूथ है क्या, पोलिंग में गुस्सा दिखाएंगे हम। खान के आने पे जश्न मनाएंगे, जीत की खुशी में फिर ये गीत गाएंगे। जवानियां लुटाएंगे, खान को हिलाएंगे, जीत की खुशी में फिर ये गीत गाएंगे। जवानियां लुटाएंगे, खान को हिलाएंगे, जीत की खुशी में फिर ये गीत गाएंगे। जवानियां लुटाएंगे, खान को हिलाएंगे, गीत की खुशी में फिर ये गीत गाएंगे। थैंक
Thank you so much. Thank you.